एक ये कि जी इस वक्त जो बैलेंस ऑफ एयरफोर्स है वो पाकिस्तान के हक में है। अच्छा। उनके पास मोर एडवांस टेक्नोलॉजी और जहाज़ हैं विद बेटर वेपन सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमारा एक्सपीरियंस यही है कि हम उनके साथ डॉग फाइट्स या इस किस्म की चीज़ नहीं कर सकते, हमारा नुकसान हो जाएगा। अच्छा। तो ये एयरफोर्स ने ये बताया उनको। और हमने भी नए फ्रांसीसी जहाज़ लिए, फाइटर जेट्स लिए, जिनकी इंडक्शन नहीं हुई है, प्लेटफॉर्म नहीं बने, अभी ट्रेनिंग ही हो रही है। तो इसलिए टू एक्सपेक्ट कि हम वो चलाएंगे विच वुड चेंज द बैलेंस, वो बड़े ज़बरदस्त उनकी जो एवियोनिक्स है इज ट्रेमेंडस। मगर अभी तक वो फुली इंटीग्रेट नहीं हुए into the Indian Air Force। तो और हमारे F-16s और J-10s और J-17s एंड मिराज अभी भी फर्स्ट क्लास, J-10s और J-17 ज़बरदस्त, और मिराज और F-16s इन गुड कंडीशन। सो इसलिए एयरफोर्स तो बताएगी हकीकत क्या है ग्राउंड पे, कि अगर आप समझते हैं कि हम जाके वहाँ हवाई अटैक भी करें तो हमारा नुकसान हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं और हमारा नुकसान भी हो जाएगा। हम अंदर जाएंगे तो वो हमें वी विल हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा, आइए अब नेवी जो है वो भी उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था जी, धमकी देने के लिए, फिर जल्दी से 2-3 दिन के बाद वापस बुला लिया। उनको शायद ये फिक्र था कि इसको प्रोटेक्शन करनी मुश्किल हो जाएगी गिवन पाकिस्तान के पास जो सबमरीन्स हैं, स्पेशली द फ्रेंच सबमरीन्स एंड अदर्स। तो ये ना हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसी का नुकसान ना हो जाए, बहुत बड़ा वो तो साइकोलॉजिकल ब्लो होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि अभी इसको बाहर ना निकाला जाए। अच्छा। तो वो भी एक इशारा था कि एस्केलेशन से बचना चाहते हैं, वापस ले आए। उन्हें पता है इस धमकी से होगा कुछ नहीं। फाइनली आप आर्मी की बात करें, ग्राउंड फोर्सेस। अब इंडिया की ग्राउंड फोर्सेस तो 1:3 रेशियो है, मगर उनमें से आप समझे 1/3 जो है वो तो आप इन द नॉर्थ अगेंस्ट चाइना बॉर्डर पे खड़ी है और वो वहाँ से हिल नहीं सकती, पहली बात। और वहाँ एयरफोर्स भी वहाँ है और चाइनीज़ और अपने इनकी फौज के दस्ते भी वहाँ हैं। बाकी रह गई 2/3, 1/3 जो है वो कश्मीर में इन्वॉल्व है, वहाँ से हट नहीं सकती। और बाकी 1/3 जो है अगर वो आती है तो वो फिर इक्वल हो जाता है पाकिस्तान एंड इंडिया। तो फिर वो इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, कहीं भी वो ज़्यादा इंग्रेस नहीं कर सकेंगे। जहाँ भी वो करेंगे वील बी एबल टू मैच देम। तो सब ने हकीकी तौर पे उनको बताया होगा कि या तो जंग हो लंबी चौड़ी, 6 महीने की हो, 3 महीने की हो, फिर हमें तकलीफ होती है। इतने लंबे खर्चे हमारे लिए बर्दाश्त करना इज डिफ़िकल्ट। इंडिया के लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है एंड सो ऑन, बहुत बड़े बजट्स हैं। मगर इसके अलावा एक और फैक्टर जिसकी वजह से अब वो सोचों में पड़ गए करना क्या है। और शायद जिस किस्म की वो अटैक करते हैं, फाइनली करनी तो पड़ेगी, जिस किस्म की वो अटैक करते हैं, क्या पाकिस्तान जब रिस्पॉन्स करेगा तो उसके बाद बात वहीं रुक जाएगी या उसके बाद आगे बढ़ेगी कि नहीं, ये भी सवाल खड़ा हो गया। मगर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि चाइना क्या करेगा। चाइना ने पहली दफ़ा इस इशू के ऊपर एक बयान दे दिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने। उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि चाइना के लिए, पाकिस्तान चाइना के लिए बड़ी अहमियत रखता है और हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब चाइना के लिए ये कहना बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। आज तक चाइना ने इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं दिया। पहले भी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। चाइना का पहले बयान यही आता रहा और रहता यही रहा कि लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, नेगोशिएशन होनी चाहिए, बातें शुरू करें, मतवाज़न बयानात होते थे। मगर इस दफ़ा तो उन्होंने खुल के क्लियर कट ये कहा कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक हुई ऑन इट्स सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी तो चाइना विल नॉट कीप क्वाइट। अब चाइना विल नॉट कीप क्वाइट इज अ वेरी बिग थिंग। और उसके पहले और उसके बाद चाइना ने बिल्कुल पब्लिक कर दिया है कि चाइना ने पाकिस्तान की मिलिट्री को क्या इमदाद दी है। उन्होंने इस वक्त बड़ी रिसेंटली, उन्होंने जब ये सब कुछ शुरू हो रहा था तो चाइना ने बड़ी जल्दी, रातों रात जिसे कहते हैं ना, कुछ स्पेशल मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जो कि इनके J-10 और J-17 जहाज़ों पे फिट हो जाती हैं। और वो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, या एयर टू सर्फिस भी हैं। They are very powerful and have long distance. अगर वो लॉक इन हो जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, तो एक्यूरेसी बहुत है उनकी। वो जहाज भी गिरा लेंगी और प्लेटफॉर्म्स को भी अटैक कर सकती है ऑन द ग्राउंड। दिस इज़ अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। ये पाकिस्तान के पास ये फैसिलिटी नहीं थी पहले। दे हैड ग्राउंड सरफेस टू सरफेस missiles, but they never had missiles from the air that would attack both aircraft and also ground targets in over a longer stretch. पहले छोटे छोटे थे 10 मील, अब ये तो 50 मील तक जाती है। So you know that's a lot in the air. So मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ मिलिट्री बैलेंस भी जो है ना वो भी
पाकिस्तान के हक में हो गया है इन टर्म्स ऑफ अ शॉर्ट वॉर। अच्छा, अब so China's factor is very important. इसलिए मेरी ये पेशन गोई है कि गिवन ऑल दीज फैक्टर्स दुनिया तैयार नहीं है अभी मानने के लिए कि ये पाकिस्तान ने किया है। हो सकता है वो कहते हैं मगर एविडेंस नहीं दिखाया जी। नंबर 1। नंबर 2, चाइना फैक्टर जो मैंने किया मेंशन किया है। और तीसरा फैक्टर ये है कि इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेसेस क्या हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि रिस्पांस आएगा मगर बड़ा सोच समझ के आएगा। और मेरा नहीं ख्याल इस किस्म का होगा जिसके साथ जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो उसके बाद फिर एस्केलेशन होगी ही नहीं। अगर तो एस्केलेशन हो जाती है जी। वो कुछ करते हैं, हम उससे थोड़ा सा बढ़ के करते हैं या उसी किस्म का करते हैं और इंडिया ये समझता है कि हमने नुकसान उनका ज़्यादा पहुंचा दिया है और उनकी पब्लिक के अंदर ऐसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान हावी हो गया, तो वो फिर अटैक एक और करेंगे। देन वी विल डू द सेम। तो ये जो है ये चीज़ें वो कहते हैं एस्केलेशन का लैडर होता है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर बढ़ता जाता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ डेंजरस। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि दैट इज़ डेंजरस इसलिए क्योंकि बैक चैनल जब तक नहीं होगी वो एक्टिवेट कैसे हो सकते हैं। बैक चैनल अगर पहले हो फिर जब अगर बैक चैनल जब होती है तो वो हमेशा एक्टिवेशन में होती है। बैक चैनल का मतलब ये है। अब बैक चैनल कोई नहीं है। जब सफारत खाने होते हैं, मिलिट्री अटैशीज होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, तो वो एक किस्म की बैक चैनल भी बन सकते हैं टू कन्वे पॉलिसीज। मगर आप तो इन्होंने वो भी बंद कर दिए। इन्होंने सारे मिलिट्री अटैशीज वगैरह भी ड्रॉ कर लिए, उन्होंने भी, हमने भी, और थोड़ा सा स्टाफ छोड़ दिया। तो मेरा नहीं ख्याल वो स्टाफ कैन बी यूज फॉर बैक चैनल और इवन फॉर कन्वे इमीडिएट मैसेजेस। DGMOs जो होते हैं वो तो वैसे भी उनकी हॉटलाइन होती है नॉर्मल कोर्स में। अब मुझे नहीं पता कि वेदर वो DGMOs इज एक्टिव और नॉट, बट आई एम श्योर इट मस्ट बी एक्टिव। बट DGMOs जो हैं वो दे कैन नॉट डू बैक चैनल। बैक चैनल होती है राइट एट द टॉप बिटवीन NSA एंड NSA या रॉ ISI, उस लेवल पे होता है, या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। MOs के लेवल पे नहीं होता। मिलिट्री ऑप्स के जो लोग होते हैं ना ग्राउंड पे, उनके लेवल पे बैक चैनल्स नहीं होती बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कन्वे सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज। वो तो सिर्फ मूवमेंट्स के ऊपर होती है उनकी, ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वी आर एट दैट स्टेज कि अभी इंडिया करेगा कुछ जरूर, हमारा रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद इंडिया क्या करेगा, वी हैव टू वेट एंड सी। ऐसे लगा मुझे ये सिचुएशन रिजेंबल करती जैसे इसराइल और ईरान के दरमियान एक अरसे रही कि एक अटैक इसराइल की तरफ से आया तो फिर ईरान ने नपातला जवाब दिया और फिर उसके जवाब में एक ऐसा अटैक किया गया जिससे मामला बैलेंस हो सके। आप कुछ ऐसी सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जाहिर है फेस सेविंग चाहिए इंडिया में गवर्नमेंट को। अभी तो देखिए शुरू में तो फेस सेविंग नहीं थी, शुरू में तो इट वाज कि वी हैव टू डू समथिंग जी। फेस सेविंग अब मुझे लग रही है जब दुनिया ने उनका साथ नहीं दिया तो अब अपनी फेस को बचाना है। पहले तो ये सामने था ना, हाँ ये कर देंगे। फेस सेविंग का मतलब है कि अब अपने आप को थोड़ा बचाना है। ठीक है। और इसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड में भी उन्होंने उन्होंने एक नया एडवाइजरी बोर्ड को एक्टिवेट कर दिया है जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ऐसे ही है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। बिल्कुल। तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में सिर्फ सिविलियंस उसमें 7 सिविलियन रिटायर्ड मिलिट्री हैं, 3 लोग हैं मिलिट्री फोर्सेस में से रिटायर्ड जी, और 3 सिविलियंस हैं फ्रॉम वेरियस इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। ठीक है। और एक पुराना सेक्रेटरी, एक पुराना हेड ऑफ रॉ जी, उसको उन्होंने इंडक्ट कर लिया, बना दिया। हाँ, उनको हेड बना दिया एडवाइजरी बोर्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, ना दोवल साहब है ना करंट हेड ऑफ रॉ है जी, इसमें सारे सिविलियंस हैं, सारे रिटायर्ड हैं। हाँ। उनको एक एडवाइजरी बोर्ड बना दिया है और अलोक जोशी साहब उसको हेड कर रहे हैं। यही तो इससे क्या, ये पहले जो रॉ के हेड थे जी, रॉ के एक्स चीफ। इसका मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं जी। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि एक तरफ उन्होंने सारा फौज के हवाले कर दिया और फोर्सेस के हवाले कर दिया जी, कि आप करें जो करना है। हाँ, आप जाने आपका काम जाने, आप जाने आपका काम है। इसका ये मतलब है कि कल को अगर फौज को ऐसा काम करती है जिसका मुंह तोड़ जवाब मिलता है, थोड़ी सी बिस्त हो जाती है, तो नरेंद्र मोदी तो बच गया। वो तो कहेगा मैंने तो फौज के हवाले कर दिया था, आपको बता के किया। ये कभी होता नहीं है ऐसे कि आप अनाउंस करें कि मैं सारी खुली छुट्टी दे रहा हूँ आर्मी चीफ को और इसको, ये होता नहीं है। हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट मलकियत लेती है, जो भी करने जाए उसकी मलकियत लेती है। इस दफ़ा ऐसे लगता है कि मलकियत लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ऐसे लगता है कि इनको डर है कि ये फेल ना हो जाए। अगर फेल हो गया तो हम डाल देंगे फौजियों के ऊपर,
और वहाँ की फौज तो आपको पता ही है, दे टोटली सबसर्विएंट टू द सिविलियंस। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसी उनको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि शायद ये चीज़ नहीं रही जैसे चलनी पड़ गई है, उल्टी पढ़ ना जाए, पढ़ने जा रही है या पढ़ ना जाए, तो बेहतर ये हम अपने आप को थोड़ा दूर कर लें और हम फौज के वाले कर दें कि आप फैसला करें। एक नंबर 2, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बना के एकदम खड़ा कर दिया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एज आई सेड, इसके अंदर कोई सर्विंग आर्मी चीफ नहीं है, कोई सर्विंग NSA नहीं है, कोई सर्विंग IB का हेड नहीं है, कोई सर्विंग रॉ का हेड नहीं है। इसका ये मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को एक सिविलियन बोर्ड के साथ सराउंड कर लिया अपने आप को और काबीना को, कि वो सजेस्ट करे रिट्रीट कैसे करना कि ये हमारे एडवाइजर्स हैं। अच्छा, एक तरफ आयशा के वाले कर दिया, दूसरी तरफ आयशा के दोस्त को कहा तू और साडा एडवाइजर है। अजीत डोवल साहब एक तरफ है। तो आपने अपने आप को इंसुलेट कर लिया है फ्रॉम एनी फॉल बैक। अगर कोई एडवर्स किस्म की रिएक्शन आता है जिसमें बिस्त हो जाती है या कुछ भी हो जाता है या फेल हो जाता है, तो क्या जी ये एडवाइजर थे हमारे और ये थी फौज और ये थे हफ्ते, इनको पूछे। तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को जैसे कहते हैं ना बंकर में बैठा लिया और सराउंड कर लिया विद सिविलियंस एंड आर्मी। वेरी स्मार्ट। तो आई थिंक एक तो बट दैट शोज ना, दैट शोज के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम कर सकेंगे जो हम करना चाह रहे थे या फंस तो नहीं गए। तो दैट इज वन सस्पिशन कि ये शायद दे आर नॉट फुली इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना रिएक्शन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो बेचारे से इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते पाकिस्तान के से आए हैं, ये पाकिस्तान ने किया है, उसके बाद हम कर देंगे, ठीक है, और पाकिस्तान बैकफुट पे होगा और सारी दुनिया हमारे साथ होगी। अब तो हुआ नहीं। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले घास ही नहीं डाला। अब तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? तीसरी चीज ये है कि